जय श्री राम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा इन चार ग्रहों को बहुत शुभ माना जाता है। ये कहा जाता है पूरी कुंडली का दारोमदार इन चार ग्रहों पर है। अगर ये चार ग्रह कुंडली में बली हो जाएं तो कुंडली का क्या कहना। पर हम ये भी जानते हैं कि हर लगन में ये चार ग्रह शुभ नहीं होते हैं। कई लग्नों में ये बहुत घातक हो सकते हैं, परिणाम विपरीत दे सकते हैं। तो कैसे इस उलझी हुई पहेली को सुलझाएं, कैसे इसे पत्रिका पर लगाएं, आज हम इसी इम्पॉर्टेंट लेकिन जटिल विषय पर बात करेंगे। आइए और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। इस विषय से संबंधित एक वीडियो हमारी ऑलरेडी चैनल पर है, सीख देने वाले ग्रह। उसमें हमने शुरुआत बताई थी इसकी कि कैसे कई बार शुभ ग्रह कुंडली के लिए ख़राब फल देने वाले हो जाते हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक ऊपर आ चुका होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी बाद में देख सकते हैं। अभी विषय पर आते हैं। देखिए, ये चार ग्रह शुभ हैं, ये हम सब जानते हैं। गुरु ज्ञान देता है, शुक्र भोग देता है, बुध बुद्धि देता है, चंद्रमा ममत्व देता है। अब अगर ये सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बांट रहे हैं तो इनमें बुराई क्या है। देखिए, हर व्यक्ति समान नहीं होता। हम जानते हैं पूरी दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं और हर व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से आचरण काफ़ी भिन्न होता है। या यूँ कहूँ, हर एक व्यक्ति, परिवार में भी आपने देखा होगा, एक माँ बाप की दो संतान है तो दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। जबकि सेम परवरिश रही होती है, वातावरण भी ऑलमोस्ट सेम मिला होता है, पर उसके बावजूद उन दोनों के व्यवहार में अंतर होता है। उसी प्रकार ये जो 12 लगन हैं, इन 12 लग्नों में व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग बताया गया है कि मेष लगन वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, वृषभ वालों को कैसा होना चाहिए। ऐसे करके 12 के 12 लग्नों में बताया गया है कि इनका आचरण कैसा होना चाहिए। पर 12 लग्नों के बताए गए आचरण कुंडली में ग्रहों के बैठने के कारण बदल जाते हैं। देखिए, किताबों में तो कोई भी पढ़ सकता है कि सिंह लगन वाला उग्र होगा और धनु लगन वाला भाग्यशाली होगा या धर्म के प्रति रुचि होगी, तुला लगन वाले की व्यापारी बुद्धि होगी। ये सब हमें किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि हर तुला लगन वाला व्यापारी नहीं होता, हर मेष लगन वाला गुस्सैल नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह अलग तरीके से बैठे। अब इसी तरीके में जो परिवर्तन होता है, वहीं पर ये चार ग्रह जिनको हम शुभ ग्रह बोलते हैं, कई बार बुरे बन जाते हैं। समझते हैं, इसको सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अगर मैं आप लोगों से पूछूं या आपके दिमाग में आपने मेष लगन के बारे में क्या पढ़ा है, मेष राशि के बारे में क्या पढ़ा है, तो हम उसके बारे में जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो है एक रैम, एक मेंढा जो टक्कर मारने को तैयार है, जो अपने आप को प्रूव करने को तैयार है कि मुझ में दम है, लड़ना पसंद है, निर्भीक है और कर जाता है। सोचता बाद में है, कर पहले जाता है। अब इस तरह की कुंडली में आप कहें कि आपको परमात्मा बुद्ध की बुद्धि दे दे। बुद्धि या बुद्ध वो है जो विवेकशील है। विवेकशील थोड़ा जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड हो जाएगा, सिंपल कहते हैं कि ऐसा ग्रह है जो देखभाल कर अच्छा बुरा नफ़ा नुकसान सोच कर निर्णय लेता है। अगर वो आपकी पत्रिका में बली हो जाएगा तो जो आपके मेष लगन के वो निर्भीक और करके सोचने वाला जो स्वभाव है, उस पर ये बुरा असर डालेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक आपकी खूबी यही थी कि आप जाके लीडरशिप क्वालिटी है कर देते हैं, बाद में सोचते हैं, और सबसे आगे आप हैं, सबसे पहले राशि यही है, आप में उग्रता भी है। ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी थी, आपके गुण थे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध बली हो गया, मेष राशि या मेष लगन वालों की कुंडली में, तो वो उस व्यक्ति को विवेक दे देगा। विवेक आने के बाद वो सोच में पड़ेगा कि ये मैं करूं या नहीं करूं, इसके करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर ये दिमाग में सोच आ गई तो आप वो निर्णय नहीं ले पाएंगे जिस तरह की आपका लगन है। इस वजह से आपकी कुंडली में बुध को अकारक कहा गया है। कहा गया है बुध ज़्यादा बली हो, मेष लगन की कुंडली है, तो भाई साहब अच्छा नहीं रहेगा। अभी एक एग्जाम्पल चार्ट अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसमें मेष लगन
और तीसरे और छठे का स्वामी होकर बुध लगन में विराजित है। बुध अकेला है, सूर्य भी साथ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बुध का जो विवेक है, बुध की जो बुद्धि है, वो लगन में बैठकर दिग्बली होने के कारण ये व्यक्ति इंटेलिजेंट तो हो जाएगा, उसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि बुध लगन में आया है, बुध दिग्बली हुआ है। लेकिन अब वो जो विवेक है, जो वो सोच समझ के काम करने का स्वभाव है, उसकी वजह से मेष के अपने गुण धर्म कम हो जाएंगे। अब वो गुणधर्म कर्म कम हो जाएंगे तो इसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। संघर्ष क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बुध यहाँ पर छठे घर का मालिक है। यदि छठे घर का अधिपति लगन में बली होकर बैठा है, वो भी दिग्बली होकर बैठा है, तो बुद्धि देना जो उसका काम है वो तो वो देगा। अपने कारकत्व से वो पीछे नहीं हटने वाला कि भाई मैं ये नहीं दूंगा, इस लगन के लिए मैं अकारक हूँ। उसने वो भी देना है, वहाँ पर भी देना है। लेकिन क्या वो आपको चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्या मेष वाले को विवेकशील होना चाहिए? विवेकशील कहने का अर्थ ये है कि अच्छे बुरे की समझ लेकर काम करने वाला, दूरगामी परिणामों को सोचकर काम करने वाला। अगर इस तरह के गुणधर्म मेष में डेवलप होंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सेनापति वो है, मेष को सेनापति से जोड़ा जाता है। सेनापति वो है जो राजा के आदेश पर बिना सोचे समझे एक्शन ले, कार्य करे। अगर वो सोचने समझने लगेगा तो फिर जो महामंत्री हैं, जो और इस तरह के मंत्री हैं जिनको एक काम अलॉट किया हुआ है, वो क्या करेंगे? इसी प्रकार अगर अब वृषभ लगन पर आए, वृषभ लगन में लग्नाधिपति होता है शुक्र। काल पुरुष की दूसरी राशि आपके लगन में आ गई है, 2 नंबर की राशि आपके लगन में। अब भाई धन भाव का अधिपति, या यूँ कहो काल पुरुष का धनेश आपका लग्नेश, लगन में 2 नंबर की राशि। ऐसे में भोग नहीं मिले तो क्या लाइफ में मिलना चाहिए, इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, चीज़ें प्राप्त हों, चीज़ों का आप उपभोग करें, इन्जॉय करें। तो मटेरियलिस्टिक वे में, भौतिक सुखों के हिसाब से वृषभ लगन का मिलना बड़ा अच्छा है, एक बात। लेकिन आपको वृषभ लगन मिला, पर आपकी कुंडली में शुक्र तो कमज़ोर हो गए जो कि आपके लग्नेश थे, और बृहस्पति जो ज्ञान देता है, आध्यात्म को बढ़ाता है, ठीक है, जो काल पुरुष की कुंडली के 12वें घर का स्वामी है। लगन आपको मिला है 2 नंबर का, जो धन भाव का स्वामी है, और बली हो जाए आपकी कुंडली में वो ग्रह जो 12वें घर का मालिक है, या यूँ कहूँ काल पुरुष की 12वीं राशि का मालिक है। ऐसी स्थिति में भोग के बजाय आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ जाएगी। कोई परेशानी नहीं है, वृषभ वालों को भी आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ उनको एक भोग की प्रति पेंट करना बहुत ही गलत बात है। मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन वृषभ लगन का जो मूल स्वभाव है, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दूँ, मुझे एक संत याद है, एक अंतर्राष्ट्रीय भगवान कृष्ण से जुड़ी संस्था है, तो उसके एक संत मुझे मिली थी, फॉरेनर थी, इंडिया में सेटल हो चुकी थी। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो वृषभ लगन की थी, और 30 साल के उन्होंने अपने देश को छोड़कर भारत में ही वृंदावन में वो सेटल हो गई थी। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा ना, वृषभ लगन है आपका तो भोग के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, सुंदर चीज़ें पसंद आनी चाहिए, शुक्र भी आपका अच्छा बैठा है अलॉन्ग विद जुपिटर, जुपिटर के साथ साथ शुक्र भी अच्छा है, तो आप में तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन आप तो आध्यात्म साथ वो बन चुकी हैं, सन्यासिनी बन चुकी है, घर बार सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीख दी थी। वो बोले, नितिन जी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, बन भी गई हूँ, बात सही है, मेरी कुंडली में बृहस्पति बली है, आप ये भी बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी ग्रहों से अछूती नहीं हूँ। मैंने कहा क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रही हैं? कह रही, नितिन जी अभी भी सन्यासिनी होने के बाद भी मैं अगर कपड़े पहनूंगी तो इसी क्वालिटी का फैब्रिक होना चाहिए, मैं उस फैब्रिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, ठीक है। सुंदरता, फूलों की सजावट, ये चीज़ मुझे तब भी पसंद थी और अब भी कान्हा के लिए मैं यही करती हूँ। मैं शुक्र का जो विभाग है, जो फूलों की सजावट है, ये काम मंदिर में मुझे दिया गया है कि ये काम आप ही देखेंगे, तो मैं चाहूँ भी तो शुक्र को नहीं छोड़ पा रही हूँ। उन्होंने और भी बताया कि फाइनेंस मैनेजमेंट का काम जो मंदिर ट्रस्ट का है, वो मुझे कहा गया कि आप इसमें अच्छी हैं, आप ये करिए। तो मुझे वो बताने लगी कि शुक्र ने मुझे छोड़ा नहीं है, मेरा लग्नाधिपति है, तो उसके गुणधर्म मेरे में आज भी वैसे ही मौजूद है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है
कि वृषभ लगन जैसी कुंडली जो कि भोग के प्रति आसक्ति को दिखाती है, जिसका धनेश और पंचमेश बुध बन जाता है, ऐसी कुंडली में यदि गुरु बली हो जाए तो आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ती है। लेकिन इस कुंडली में क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, इसका बहुत ज़्यादा बली होना जातक के जीवन में कष्ट को दिखाता है। एक और बात समझिएगा, अगेन यहाँ पर भी गुरु ज्ञान देगा। अगर आप कहें कि किसी का वृषभ लगन है और लगन में गुरु बैठा है तो क्या वो व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बनाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल बनाएगा, ज्ञानी तो वो रहेगा। लेकिन अष्टम भाव आधिपति और आध्यात्म का कारक ग्रह यदि लगन में बैठ जाएगा तो वो भोग की प्रवृत्ति को कम करेगा, जिस कारणवश व्यक्ति दुखी रहेगा। या तो वो सांसारिक चीज़ें बिल्कुल छोड़ दे, तब तो बात अलग है, लेकिन अगर वो सांसारिक चीज़ों में है तो गुरु का बली होना यहाँ पर शुभ नहीं है। अलग अलग भावों में इस गुरु की अलग अलग व्याख्या हो सकती है कि साहब तीसरे घर में अगर उच्च का होगा तो क्या होगा, या नीच का अगर नवम में बैठा होगा तो क्या होगा। तो हम यही बोलेंगे कि भाई उच्च होना या नीच होना उस ग्रह के बल को बढ़ाना या बल को कम करना है। लेकिन अगर वो वृषभ लगन हो, लगन या लग्नेश से गुरु कनेक्ट हो जाए तो कोई बहुत अच्छा योग है नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है कि वृषभ लगन में बृहस्पति अकारक है। ऐसे में किया क्या जा सकता है उस पर आएंगे जब थोड़े और लगन कर लें, लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन लगन में अगर हम देखें कि कौन कौन से ग्रह बुरे घर के स्वामी हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई छठे घर का स्वामी तो आपका मंगल बनता है और आठवें घर का स्वामी शनि बनता है। वो दोनों तो नैसर्गिक रूप से क्रूर हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं। 12वें का स्वामी शुक्र बनता है, लेकिन उस शुक्र को भी हम, क्योंकि वो उस कुंडली में पंचम का स्वामी है, बुरा नहीं लेंगे। यहाँ पर कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह बुरे घर का स्वामी नहीं बना। मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों जो 6, 8, 12 जिन्हें बुरा घर कहा जाता है, तो कन्या लगन में, मिथुन लगन में आप बच गए। आपके कुंडली में कहीं पर भी बुरे घर में अच्छे घर ग्रह की राशि नहीं आई है। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब कर्क पर आते हैं। कर्क लगन में आए तो छठे घर में बृहस्पति की राशि आती है, परंतु वो भाग्य का स्वामी है, तो उसे हम अकारक या बुरा नहीं मानेंगे। अष्टम में शनि की राशि आती है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब एक क्रूर ग्रह अकारक बन जाए तो क्या होता है। 12वें में जाते हैं तो बुध की राशि आती है। अब इसको समझिएगा। कर्क राशि जो कि ममत्व की है, ममतामयी है, इमोशंस को इंडिकेट करती है, सबके लिए है, नर्चरिंग करने की आदत है, पोषण करना है, देखभाल करनी है। वहाँ पर अगर बुध का गुण आ जाए कि इसको देने से मुझे क्या फ़ायदा, इसके लिए अगर मैं ये इतना करूँगा तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, अगर ये सोच आ गई तो आपके लगन में क्षीणता आ जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर आप इमोशनल हैं, आप अच्छे, आप में हॉस्पिटैलिटी का गुण है, आप भावुक जल्दी हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं, उसके बाद आप बुध की बुद्धि लेकर आ गए कि नहीं इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा नफ़ा क्या हो रहा है, इसमें नुकसान क्या हो रहा है, वो सोच आपकी आ गई जो बुध का गुण है, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। इसीलिए अगर आपका कर्क लगन है और चंद्रमा बुध के साथ है, या आपके लगन में ही बुध विराजित है, तो इसको बहुत शुभ नहीं लिया जाएगा। अगेन मैं इसमें क्या किया जा सकता है, अगर आ गया है तो क्या करें, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अगेन बाकी लग्नों की बात करते हैं। अब आते हैं सिंह लगन पर। सिंह लगन में अगर हम छठे भाव में जाते हैं तो शनि की राशि आती है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, उसको अभी हमने डिस्कस करेंगे। अष्टम में जाते हैं तो बृहस्पति की राशि आती है, पर वही बृहस्पति त्रिकोण अधिपति बन जाता है, तो हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो बच गया वो है चंद्रमा, वो जो 12वें का स्वामी है। अब आपका है सिंह लगन, एक राजा, एक निर्भीक व्यक्ति जिसका काम ये है कि गलत को गलत और सही को सही कहना, अगर किसी की गलती है तो उसको दंड देना। उसके साथ आप कहते हैं जी चंद्रमा विराजित है, जो कि भावनाओं से भरा हुआ ग्रह है। तो अगर मून बैठा है ऐसे में सूर्य के साथ या लगन में आके आपका सिंह लगन है, तो हम कहेंगे इमोशंस कैन क्रिएट इशू इन योर लाइफ। गेटिंग इमोशनल विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपको थोड़ा सा अपने इमोशन को साइड करते हुए एथिकली करेक्ट होना है, स्ट्रांग होना है, तब आपका फ़ायदा है।
इसी प्रकार कर्क लगन वाले के दिमाग में अगर नफ़ा नुकसान आ भी रहा है, क्योंकि ग्रह तो बैठा है वो अपना प्रभाव देगा, तो उसको साइड कर दीजिए। सोचिए मुझे तो सबके लिए करना है, ये नहीं सोचना इसका फ़ायदा, ए का फ़ायदा हो जाए बी का नुकसान हो जाए, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी या पड़ूंगा। तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप ज़्यादा सुकून से रह पाएंगे। इसी प्रकार वृषभ लगन वाला अगर आध्यात्म की तरफ जाए लेकिन भोग को सिरे से नहीं नकारे, सिरे से नहीं नकारे मतलब कि एक होता है कि अभी तो मैं जोश जोश में छोड़ दूं कि मैं तो सन्यासी बन रहा हूँ, मैं आज के बाद ये भी त्याग दूंगा और ये भी त्याग दूंगा और सब त्याग दूंगा, और उसके बाद 2 महीना, साल भर, 6 साल बाद मुझे फील हो नहीं मुझे वो नहीं करना था, अगर मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ता तो शायद मैं खुश रहता। तो ऐसे लोगों को हम कभी नहीं कहेंगे कि गृहस्थ जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ करके आध्यात्म की तरफ बढ़ें। गृहस्थ जीवन के साथ आप आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। शुक्र से समझौता किए बगैर आप आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि वो जो लेडी का मैंने आपको बताया, उसने मुझे सिखाया था कि भाई मैं किस तरह से इस फील्ड में आई। अब आते हैं आगे, हम कहाँ पहुँच गए थे, हम सिंह की बात कर रहे थे, अब हम कन्या की बात करते हैं। कन्या लगन में छठे का स्वामी बनता है शनि, 8वें का मंगल और 12वें का सूर्य। तो कन्या लगन में तो भाई कोई भी अकारक ग्रह शुभ भाव का अधिपति, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कोई भी अकारक ग्रह शुभ नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है। तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह यहाँ पे अकारक की संज्ञा में नहीं आते। ज़बरदस्ती फिट करना हो तो 1-2 भाव के आप लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई रिजल्ट गिविंग नहीं होते हैं। अब हम तुला पर आते हैं। अगेन तुला, शुक्र की राशि, ज्ञान की राशि, भोग की राशि, और फिर वही गुरु जो कि तीसरे और छठे का स्वामी है। मैंने क्या पाया है इन लोगों में, इन लोगों को सेल्फ सेंटर्ड होने की थोड़ी ज़रूरत रहती है। पहले मैं अपना भला करूं, फिर मैं दूसरे का भला करूं। अगर ये टेंडेंसी आपकी है तो आप ग्रोथ ज़्यादा कर पाएंगे। कई बार हम समाज में दूसरे को बुरा नहीं लग जाए, दूसरे को सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर ये टेंडेंसी आपका तुला लगन है और बृहस्पति लगन से या लग्नेश से कनेक्टेड है, तो इस टेंडेंसी से बचिए आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया के बारे में नहीं सोचिए या परोपकार नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले ये देखिए कि आपको तो नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि इन लोगों को मैंने क्या पाया है, जब ये पत्रिका दिखाने आते हैं या कभी डिस्कशन होता है कि साहब मैंने अपनी बहन की शादी करवाई, अपने भाई की शादी करवाई, या मैंने ये काम करवाया और मैं ही कुंवारा रह गया, या मेरे समय पर कोई नहीं खड़ा था, मैं अकेले ही खड़ा था, मैंने सबकी मदद की लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की, ये मैंने सुना है। तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होने की कि भाई पहले मैं अपना भी कर लूँ, वो भी ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं, अपना भला जगत का भला वाली जो लाइन है, पहले आप खुद खुद अपने लिए कीजिए, फिर दूसरे के लिए कीजिए। और एक बात और भी समझिएगा, व्यक्ति दूसरे को सुख तभी दे सकता है जब व्यक्ति स्वयं सुखी हो। एक बार को मन मार के आप दूसरे को सुख दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना वो सुखी रहेगा ना आप सुखी रहेंगे। तो अपने सुखों से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति लगन या लग्नेश से कनेक्टेड है। एक बात और समझिएगा, इसमें उच्च का गुरु हो जाता है दशम भाव में, अगर तुला लगन हो। एक केस मुझे याद है, चार्ट शायद अभी स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। सो एक जातक आए जिनकी कुंडली में उच्च का गुरु 10वें घर में था। हम पढ़ा रहे थे हंस महापुरुष राजयोग, आज से 10-12 साल पुरानी बात होगी कम से कम। तो हंस महापुरुष राजयोग एक योग होता है कि गुरु यदि कुंडली में स्वराशि का या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो व्यक्ति को बहुत उन्नति देता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है और वो सारी चीज़ें। तो जब वो क्लास चलती तो एक व्यक्ति ने बताया कि साहब मेरी कुंडली में है। तो कहा गया उनको कि आप अपनी पत्रिका लगाइए, दिखाइए हमें कि क्या लगन है आपका, कि आप गलत तो नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने तुला लगन की पत्रिका बनवा दी और उसके दशम भाव में एग्जॉल्टेड जुपिटर विराजित था। बोले साहब ये मेरा मालव ये हंस योग बन रहा है क्या? मैंने कहा योग तो बन रहा है प्रभु परिभाषा के हिसाब से, पर ना बनता तो ज़्यादा बेहतर था। बोले कि साहब सर ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, क्या कोई परेशानी है इस योग में? तो उनको समझाया गया कि दूसरे की जिम्मेदारियों में लगने के कारण आपकी करियर ग्रोथ पर एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये दशम भाव में है। ध्यान से सुनिएगा, अकारक है और 10वें घर में है।
तो अब कहीं ना कहीं ये प्रभाव देगा। दूसरा, स्टेगनेंसी, चीज़ों में धीमा हो जाने के कारण, या मतलब आपकी नौकरी में सैलरी ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगी, आपको डिले के साथ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति स्थिरता का कारक है, धीमे चलने वाला ग्रह है। अगर ये आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठा है और वो भी अकारक होके, तुला लगन के लिए गुरु कारक नहीं है, अगर वो वहाँ बैठा है तो ये चीज़ों को स्लो कर देगा, पेस डाउन कर देगा। जातक ने जो मुझे बताया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जातक ने पहले तो कहा हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए, या जिस तरह के मुझसे कम कैपेबल लोगों की हुई। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपने माता पिता की सेवा करने के लिए या मैं करना चाहता हूँ, पर मेरी पत्नी अग्री नहीं करती है, जिस वजह से घर में भी झगड़े हैं। और मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप, स्वाभाविक सी बात है, मेरे माँ बाप हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। और मैं अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका भी मायके में कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। तो अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो भी परेशान होगी। अब इस केस में माँ का पत्नी से झगड़ा रहता है और मैं दोनों के बीच में पिसता रहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इस योग में चौथे राशि में गुरु बैठा है, चौथे भाव को गुरु देख रहा है, और गुरु इस कुंडली में अकारक है। तो जिम्मेदारियां उठाने की वजह से उसके गृह जीवन में परेशानी आ रही है और चीज़ें देरी के साथ भी चल रही है। तो यहाँ गुरु ने अपने नैसर्गिक गुणधर्म नहीं छोड़े। वैसे एक बात और बता दूं, वो व्यक्ति टीचर था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बृहस्पति ने अपने नैसर्गिक गुण धर्म से कोई समझौता नहीं किया, ज्ञान दिया, नॉलेज दी, टीचर बनाया, लेकिन गृह जीवन और करियर में वो ग्रोथ नहीं दी। वैसे भी टीचर्स के केस में बहुत सारे टीचर अग्री करेंगे, जितना उनको पे मिलनी चाहिए, जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो शायद भारतवर्ष में अभी तक तो नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरह से आप सोचिए कि जो पढ़ा रहे होते हैं वो केवल एक व्यक्ति अगर खुद ज्ञान अर्जित कर ले तो वो सोचिए अकेला कितनी कैपेबल हो सकता है। वो तो अपनी जैसा कितनों को बना रहे, उस हिसाब से उसकी आय, उसको मिलने वाली सहूलियत तो कई गुना हो जानी चाहिए, लेकिन भारत में वो कम ही रहती है। तो बताने का मतलब ये है कि बृहस्पति के गुणधर्म के कारण टीचिंग लाइन में तो वो आए क्योंकि दशम भाव में बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया कि गृह जीवन और कार्यक्षेत्र दोनों जगह से परेशान थे। अब आते हैं वृश्चिक लगन पर। वृश्चिक लगन अगेन मंगल का लगन है। ऐसी स्थिति में बुध अकारक बनता है। इस कुंडली में जो नैसर्गिक शुभ ग्रह अकारक बनता है वो बुध है। वही कंडीशन जो मेष में मैंने बताई थी, इनके केस में भी ज़्यादा सोचना समझना, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग कई बार इन इन व्यक्तियों को कुटिल बना देता है। देखिए, नाराज़ मत होना वृश्चिक लगन वालों, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि भाई ये लोग बात को नोट कर लेते हैं और मौका मिलने पर फिर वो बात सुना देते हैं, बोल देते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो इनका सिंबल भी बताया जाता है वो बताया जाता है कि इनकी पूंछ में डंक है, बिच्छू बनाया गया है स्कॉर्पियो, तो उसकी पूंछ में डंक है। ऐसी स्थिति में कहते हैं सोच विचार कर मौका मिलने पर वो करते हैं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, भावनाएं अंदर अंदर रहें और मौका मिलने पर आप व्यक्त करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब बुद्धि भी इसमें लग जाती है ना, भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ बुध भी अगर जुड़ जाए, फिर वो काम ख़राब कर देता है। वो फिर आप दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हैं दूसरे के खिलाफ़ कि इसको कैसे नीचे उतारूं, इसको कैसे गिराऊं। यहाँ पर मौके का वेट नहीं हो रहा होता, यहाँ मौका बनाया जा रहा होता है कि कैसे सामने वाले को परेशान करना है। अब बिना बुरा माने, जो वृश्चिक लगन वाले हैं और इनके मंगल बुध साथ में है या बुध लगन को देख रहा है, वो बताइएगा कि बचपन में जब आप छोटे थे, दूसरे को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता था कि नहीं आता था? टीस करना या हल्का सा क्या कि पिन मारना बोलते हैं ना, कि उसको छेड़ेंगे, उसको कुछ बोलेंगे, वो तुनक जाएगा। तो ऐसे लोग बड़े मज़े लेते हैं ऐसे लोग बड़े मज़े लेते हैं। ये क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी आप समझिए इनमें होती है, लेकिन बुध का बली होना इनके लिए भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि मौका दूसरे को तंग करने के लिए बनाने के चक्कर में अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पाते। आप एक बात समझिए कि इस लगन में कारक कौन है? वृश्चिक लगन में जो शुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु और चंद्रमा।
वो गुरु जो ज्ञान देते वक्त ये नहीं सोचता कि इसको देना है इसको नहीं देना, सबको बांटना है बराबर सम दृष्टि से। मैं 5वें को देखूंगा तो मैं 9वें को भी देखूंगा। कहने का मतलब है कि पूरा उनका जो दृष्टि को भी अगर आप समझेंगे, वो समान रूप से देने की इच्छा रखता है। चंद्रमा ममत्व का ग्रह है, सबके लिए समान है, सबके साथ बैठ के सबका मित्र है, ऐसा कहा जाता है, सबको मित्र समझता है, आई वुड से। सो अब ये दोनों चीज़ें आपके त्रिकोणाधिपति तो ये कहानी कह रहे हैं, आप लेके बैठ गए बुध को कि इसका बुरा करना है, इसको बताना है, इसको मज़ा चखाना है, तो वो आपको प्रॉब्लम में दे देगा, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो इस तरह के विचार से थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, उसको रोकिए कि इस तरफ दिमाग नहीं लगाना है, बाकी जो दो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। तो वृश्चिक में ये इशू आता है अगर ये लगन लग्नेश से कनेक्टेड है तो। आगे बढ़ते हैं, अब धनु की बात करते हैं। धनु लगन धार्मिक, एथिक्स, उसूल, आदर्श, वो जो अभी कहा जाता है ना कि उसूल और आदर्श की कहानी अगर हम देखें तो वो धनु लगन से नज़र आती है। धनु लगन में लाभ का स्वामी और छठे भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र यदि धनु लगन में बली हो तो निश्चित ही ये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि दो उपचय भाव का स्वामी अगर शुक्र बली हो जाए तो परमात्मा की कृपा से आर्थिक रूप से उन्नति अवश्य देता है। लेकिन शुक्र जो भोग का कारक है, अगर एथिक्स वाले लगन में बली हो जाएगा तो कई बार पथ भ्रष्ट कर देता है, और उस पथ भ्रष्ट होने के कारण आपको अपमानित होना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मुझे याद है, धनु लगन के एक व्यक्ति आए थे, चौथे भाव में उच्च का शुक्र था, दिग्बली शुक्र चौथे भाव में, जलीय राशि में शुक्र चौथे भाव में, उच्च के शुक्र चौथे भाव में। अब वो व्यक्ति आए और बोले साहब मेरी कुंडली में शुक्र उच्च का है, बढ़िया योग है क्या? नहीं, मैंने कहा बहुत बढ़िया योग है, आपको तो वाहन वगैरह के और घर में सारे साजो सामान सुख सुविधाएं होनी चाहिए। अनअफ्लिक्टेड था बाय द वे, क्योंकि जिन जिन की कुंडली में शुक्र है अभी उच्च का चौथे में, कहीं वो सभी देखेंगे तो कम ज़्यादा सभी को मिल रहा होगा, लेकिन उनकी कुंडली में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था। तो उनको कहा गया कि अरे साहब आपको तो मिल मिल जाएगा। कह रहे हाँ सर ये सारी चीज़ें तो अच्छी है। मैंने कहा पर आप भूलिए नहीं, आपका छठे का मालिक, ध्यान से सुनिएगा, छठे का मालिक चौथे भाव में उच्च का है। ये दिखाता है कि घर में झगड़े होने के योग, वो भी महिलाओं के कारण, बढ़ सकते हैं। लाभ का स्वामी शुक्र बनता है, जो अपने से छठे जाके बैठेगा अगर वो उच्च का हो जाएगा तो। वैसे तो ये भी अच्छा ही होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन ये मानसिक शांति खराब करता है। जिनका भी धनु लगन है उनके अगर चौथे में शुक्र बैठा है, अगेन भोग की प्रवृत्ति और भोग के सामग्री इकट्ठा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है, कमाई के साधन भी बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन मन की शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। विशेषकर छठे का मालिक चौथे बैठ गया है तो घर में टेंशन दे सकता है, देता है। वो व्यक्ति ने जो अपने बारे में बताया, वो ये बताया कि साहब कि खूब कमाई हो रही थी, खूब पैसा आ रहा था, तो थोड़े हम बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो उस दौरान पकड़े गए, घर में झगड़ा होने लगा, तो पत्नी के साथ बनती नहीं है, पत्नी और मेरा तनाव रहता है। हालांकि पत्नी वेल क्वालिफाइड और बहुत अच्छी हैं, जो कि बनना भी चाहिए क्योंकि कारक शुक्र एग्जॉल्टेड था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। एंड वो किस लिए? क्योंकि भोग प्रवृत्ति में लिप्त होके पथभ्रष्ट होने के योग बने। तो पथभ्रष्ट समझते हैं, अभी अभी अगर मैं हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करता हूँ तो मैसेजेस आते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल कर दीजिए। अब ज़्यादा मैं अगर अंग्रेज़ी के शब्दों पे आता हूँ तो मैसेज आता है साहब अंग्रेज़ी कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बीच का रास्ता देखने की। आई होप पथभ्रष्ट का मतलब सभी को समझ में आ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं, मकर की बात करते हैं। मकर लगन में अगर हम 6, 8, 12 भाव पर ध्यान दें तो छठे भाव का स्वामी बुध बनता है, जो भाग्याधिपति है, तो हमें उसको नहीं लेना। आपके अष्टम का स्वामी सूर्य बनता है, जो कि एक क्रूर ग्रह है, उसको भी हमें नहीं लेना, क्योंकि क्रूर ग्रहों पर बात होगी पर कुछ समय बाद। अब बच गया हमारे पास 12वें का स्वामी। 12वें का स्वामी बृहस्पति है, जो कि तीसरे का भी स्वामी है। मकर लगन में बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर भी अकारक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मकर लगन में गुरु होने की बड़ी तारीफ की गई है,
भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, अरे बृहस्पति अगर मकर लगन में बैठ जाए तो ये राजयोग देता है, बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है, बराक ओबामा जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, तो भाई उनके कुंडली में भी यही लगन है और लगन में ही बृहस्पति विराजित है अलॉन्ग विद सैटर्न। तो लगता है यार ये बात तो सही है और देखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। लेकिन आप इसका इसका इसकी ड्रॉबैक समझिएगा। देखिए, मकर कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है, एफर्ट की राशि है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और जो होता नहीं अपने आप को पूरी तरह झोंक देना है। अब उस तरह की मेंटालिटी में बृहस्पति जैसा ग्रह यदि लगन में विराजित हो जाता है तो आप फंस जाते हैं एथिक्स में और मेहनत में। कहने का मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या मुझे ये करना चाहिए, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये सोच बढ़ जाती है जब बृहस्पति मकर लगन में अच्छे भावों में हो या लगन से संबंध बनाए, जिस वजह से कई बार ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। या तो ऐसे व्यक्ति वकालत में चले जाएं, वकील बन जाएं, या जुडिशरी में चले जाएं तो एक अलग बात है। अदरवाइज मकर लगन में बृहस्पति का बली होना और बली होकर लगन से संबंध बनाना कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। ये दिखाता है एथिक्स इसकी ग्रोथ में नेगेटिव रोल प्ले करेगी। सुझाव क्या है? ऐसे में सुझाव ही रहता है बच्चे मेहनत कर, ये मत सोच यहाँ से क्या मिलेगा, ये मत सोच कि आगे जाके मैं क्या करूँगा। दूरगामी हुए बगैर अपने 6-6 महीने के आप वो बनाइए, क्या कहते हैं उसे, प्लान बनाइए। एक बात समझिएगा, मकर लगन एक चर लगन है, राइट, और बृहस्पति एक मंदगामी ग्रह है। चर लगन वाले बदलाव पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस हों, अलग अलग प्रोजेक्ट मिले, ट्रैवलिंग हो तो उनको अच्छा लगेगा, काम बदलता रहे, काम में पार्टी बदलती रहे, अच्छा लगेगा। वहाँ बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यदि लगन में आ जाता है या इवन चौथे में भी दशम में भी आ जाता है तुला राशि में, तो इसको हम बहुत शुभ नहीं लेते हैं। हमें पता है कि जो ये चाहता है वो हो नहीं पा रहा है, अटक गया है, स्टेगनेंसी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन ज्ञान तो ये देगा, ज्ञान का कारक है, वो उसको रोक नहीं सकता, लेकिन बाकी जगह पर ये परेशानी क्रिएट करता है। अब आते हैं कुंभ लगन पर। कुंभ लगन में अगर आप 6, 8, 12 में जाएंगे तो 12वें में तो शनि की स्वयं की राशि है, वैसे भी क्रूर ग्रह है, उसको छोड़ देते हैं। अष्टम में जाएंगे तो बुध की राशि है जो त्रिकोण का यानी कि पंचम का स्वामी है, तो उसको भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अकारक है ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा पर जो कि छठे घर का स्वामी है। अगेन कुंभ एक ऐसा राशि जो ज्ञान को दिखाती है, एफर्ट को दिखाती है, वैराग्य को दिखाती है, विरक्ति का भाव, आध्यात्म का भाव ज़्यादा होता है। वहाँ पर चंद्रमा जैसे ग्रह का बली होना इनकी आध्यात्मिक प्रगति में नुकसान डाल सकता है। ध्यान से समझिएगा, कुंभ लग्न के लिए या कुंभ राशि के लिए आप वो लाइन बोल सकते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ऐसे लोग ना तो बहुत ज़्यादा किसी से इंटरमिंगल्ड होना पसंद करते हैं, एक एक कैप बना के रखने की कोशिश रहती है। अगर ये बना के रखते हैं तो इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन एक थोड़ा सा पेक्यूलियर लगन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगन है, क्योंकि लगन का स्वामी और योग कारक भाग्य का स्वामी शुक्र दो अलग अलग ट्रेट को दिखाते हैं। अलग अलग ट्रेट कहने का मतलब है, एक तरफ शनि है जो विरक्ति का कारक है, जो ये सोचता है कि कुछ भी पहन लेते हैं, मन अंदर से साफ़ है, मन साफ़ हो तो सब कुछ अच्छा है। और दूसरी तरफ शुक्र है कि भैया पहनेंगे तो अच्छा पहनेंगे, ऊपर से अंदर चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। कभी कुंभ लगन पे अलग बात करेंगे, अभी विषय पर ही रहते हैं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति और ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर वाली स्थिति में चंद्रमा का बली होना, ममत्व का आना, इमोशन का आना, इनके लिए ज़्यादा शुभ नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि आप दूसरे की मदद करें, पर ये मत सोचें कि मेरी मदद से उसको कितना लाभ हुआ। अपेक्षा मत रखिए, अपनी संतान से भी नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान भाव का स्वामी ही छठे अष्टम का स्वामी बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं, एक्सपेक्टेशन वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, अच्छा रहेगा। कुंभ लगन पर मुझे याद है एक कुंभ लगन पर नहीं, वो अलग अलग लग्नों पर था, कभी उस पर वीडियो बनाएंगे शायद, अभी तक इस पर वीडियो मैंने बनाई भी नहीं है, कि जीवन के किस भाग में व्यक्ति क्या करता मिलेगा।
तो कुंभ के लिए कहते हैं कि इनके लिए अंतिम जो 30 साल रहते हैं वही व्यक्ति अपने आप पर खर्च करना चाहते हैं। अपने आप पे मतलब कि भैया बच्चों का बहुत कर लिया, माँ बाप को कमा के दे दिया, बच्चों का बहुत कर लिया, अब ये आखिरी के कुछ साल मैं अपने ऊपर अपने मन मुताबिक जीना चाहता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, मेरा कोई शौक़ था मेरा पूरा नहीं हुआ, अब मैं पूरा करूँगा। ये टेंडेंसी को दिखाता है। चंद्रमा वहाँ कहीं ना कहीं बाधा डालता है, रोकता है। तो इनका चंद्र बली होना, अगेन इस कुंडली में भी क्या होगा, चंद्रमा चौथे में उच्च का हो जाएगा। अब आपका कुंभ लगन है, आप कह रहे हैं अरे महाराज चौथे में दिग्बली चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा, क्या मेरे लिए शुभ है? तो हम कहेंगे भाई साहब आपके लिए कुछ खास शुभ नहीं है, उम्मीद मत करो, छठे का मालिक है, चौथे घर का नुकसान ही करेगा, कोई खास फ़ायदा नहीं करने वाला। हाँ, माँ के लिए अच्छा है, माँ के स्वभाव के लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से बहुत उम्मीदें नहीं लगाइए। और एक और, जैसे थोड़ी देर पहले मैं मकर की बात कर रहा था, चर लगन, लेकिन लगन में कारक अकारक बृहस्पति जो मंदगामी है, यहाँ पर लगन स्थिर, लगन 11 नंबर का जो कि स्थिर है, और जो अकारक है वो चंद्रमा वो तीव्रगामी है। तो आप चाहते हैं कि स्थायित्व हो, चीज़ें आराम आराम से चले, मज़े लेते हुए चलेंगे। इन लोगों को आप देखेंगे कभी यात्रा के दौरान पहले आने की हुड़क नहीं होती है, इनको यात्रा का आनंद लेने में मज़ा आता है रादर देन अचीव करने में, कि वहाँ पर जाकर बैठना है। जब बैठने से पहले भी यात्रा का भी आनंद लेना इन्हें बहुत पसंद होता है। उस स्थिति में चंद्रमा जैसा ग्रह जो बदलाव करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है, ये इनको कम समझ में आता है। तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अकारक है, और यदि वो लगन से कनेक्ट हो जाए या लग्नेश से कनेक्ट हो जाए तो यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं देता है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इनको हम सजेस्ट यही करेंगे कि थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाइए, इमोशन कम करिए, किसी एक के प्रति अगर लगाव ज़्यादा है भी तो थोड़ा मोह कम करने का प्रयास कीजिए, फ़ायदा रहेगा। अब आते हैं वृषभ लगन पर, क्षमा कीजिएगा मीन लगन पर, आखिरी लगन है। मीन लगन में मुक्ति का भाव है, सब छोड़ देना है, सब देख लिया, अच्छा बुरा ये सब कुछ नहीं रखा है इनमें। तो ये एक तो वृषभ मीन लगन और मीन राशि, पता नहीं वृषभ बार बार क्यों आ रहा है, मीन लगन और मीन राशि, ये लोगों को हम भीड़ से अलग देखते हैं, ये कुछ प्रूव नहीं करना चाहते। इसमें तो कुछ नक्षत्र ऐसे जिसकी योनि गज की है, हाथी की है, मस्त है अपनी लाइफ में, छोड़ो जो हो रहा है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रूव नहीं करना है, कुछ पाने का शौक नहीं है कि भूख है मुझे ये चाहिए, मुझे किसी भी तरह मिलना चाहिए, वो वाली भूख मीन में कम होती है। कई बार तो ये नुकसानदायक हो जाता है। हमारे पास बच्चे की कुंडली आए और कुंडली अच्छी हो और मीन राशि हो, तो हम बोलते हैं भाई इसके पीछे डंडा लेके पड़ जाओ, इसको थोड़ा सा सीधा करके रखो, इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखो, जिससे कि जो कैपेबिलिटी है वो ये एग्जीक्यूट कर पाए। अदरवाइज़ ये मज़े में है, इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसको ये फील होता है सब कुछ हो जाएगा, तो उस वजह से ये कुछ अटेन नहीं कर पा रहा है। तो मीन राशि हो या मीन लगन हो, उसमें जैसे मैंने कहा मुक्ति और विरक्ति का भाव है। ऐसे में शुक्र इस कुंडली में तीसरे और आठवें का स्वामी हो जाता है। शुक्र का लगन लगने से संबंध वो मुक्ति प्राप्ति में बाधा क्रिएट करता है। जैसे वृषभ लगन में मैंने कहा कि भोग में बाधा गुरु दे रहा है, यहाँ पर मुक्ति में बाधा शुक्र दे रहा है। एक और चीज़ समझिएगा, एक मुझे पत्रिका याद है जिसमें मीन लगन, लगन में ही बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा था। अब जातक की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग भी है और मालव्य राजयोग भी है। व्यक्ति से बात हुई तो बौद्धिक क्षमता का पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग वाले, और बता भी रहे थे कि लाइफ में बहुत कुछ अटेन किया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये शुक्र का प्रभाव इनको नीचे गिरा सकता है। ये शुक्र जो अष्टमेश और जैसे मैंने कहा तीसरे घर का स्वामी है, कोई विशेष लाभदायक इनके लिए नहीं साबित होता। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जब कभी कोई शुभ ग्रह अकारक हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको अलग अलग शुभ ग्रहों के बारे में बताया, और जब वो अकारक हो जाते हैं तो जिस घर में बैठते हैं उस घर में उस घर के उस ग्रह के कारकत्व ज़रूर असर डालते हैं। हम उससे बच नहीं सकते, लेकिन हमें ये देखना होता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। आई नो सुनने में थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्षमा कीजिएगा, सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बात समझिएगा कि मान लीजिए मेरा तुला लगन है और मेरे 10वें घर में बृहस्पति है। अब मैं
काउंसलिंग, कंसल्टिंग, गिविंग आइडियाज़ टू अदर, इसको समझाना है, उसको बताना है, ये स्वभाव मेरे में आएगा क्योंकि कर्म भाव में गुरु बैठा है उसको कहीं उठा के मैं कहीं दूसरी स्थान पर तो रख नहीं सकता हूँ, वो तो है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि उस राशि पर क्या किसी और ग्रह का भी प्रभाव है जो कुंडली में कारक है। जैसे अगर तुला लगन है तो क्या शुक्र देख रहा है 10th हाउस को, क्या मरकरी भी 10th हाउस में है, या इवन सैटर्न जो उस कुंडली के लिए योग कारक है पर कुंडली मतलब वैसे क्रूर ग्रह है, वो भी अगर असर डाल रहा हो तो उस ग्रह के कारकत्व पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उस ग्रह से जुड़ी चीज़ें कर्म स्थान पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे रादर देन जुपिटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है वो ग्रह अपना असर तो डालेगा, बट आपको ये देखना है इस कुंडली के लिए यदि शुभ नहीं है तो इससे जुड़े बहुत ज़्यादा काम, इसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, उसके साथ और चीज़ें जुड़नी चाहिए। मैं कई बार करियर का जब चॉइस की बात आती है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि अकारक होके अगर कोई कर्म भाव में बैठा है व्यक्ति, कहता है जी मैंने तो उसी तरफ जाना है, मैंने तो प्लान भी वही कर रखा है, और वो करता भी करना भी चाहिए उसे क्योंकि उसके करियर हाउस में वो बैठा है। लेकिन उसे समझाना पड़ता है कि ये बेटा आप कर भी लोगे ना तो भी खुश नहीं रह पाओगे। आप उसे उन्हें ये कहिए कि अगर आपका पोटेंशियल 200 रुपये कमाने का है, 100 रुपये कमाने का है, तो अगर इस काम में आप लिप्त हो गए तो आप 30, 35, 50 यहीं तक रह जाओगे। 30, 35, 50 रुपये कमा पाओगे, आप 100 रुपये कभी नहीं अटेन कर पाओगे क्योंकि आपको कुछ और करना है, आपका लगन कुछ और बताता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँ। देखिए, कर्म किसी के जब हम बता रहे होते हैं कि प्रोफेशनली आपको क्या करना चाहिए, ठीक है 10th हाउस में बैठे प्लैनेट अपना रोल प्ले करते हैं, बाकी भी ग्रहों को देखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक खुद क्या है, ज़िंदगी से क्या चाहता है, उसका लगन क्या है, लग्नेश कहाँ बैठा है, उसके आधार पर यदि आप उसे करियर सजेस्ट करेंगे ना, वो करियर लंबा भी रहेगा और बंदा सुकून से भी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी इस विषय पर बहुत कुछ बनाना है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि अकारक ग्रह यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह हों, जो पहली वाली कहानी में रामदयाल की बात कही थी, तो वो किस तरह से चोट पहुंचा सकते हैं। वो जिस भाव से जुड़े हों, जिस राशि से जुड़े हों, उस पर किस किस तरह का ध्यान देना है, कुछ चीज़ें तो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिएगा इसी से जुड़े हुए। किस से जुड़े हुए? अकारक ग्रह जब नैसर्गिक शुभ हो तो उससे जुड़ा कोई सवाल आपका हो तो करिएगा। जल्द ही लाइव सेशन में उन सवालों के ऊपर ही एक लाइव सेशन करेंगे। कोई और क्वेश्चन नहीं लेंगे, किसी और टॉपिक पे नहीं जाएंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लेंगे। हाँ, एक बात और, जब आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख रहे हो तो उसको टाइटल ना प्रश्न या क्वेश्चन लिख के करिएगा। क्वेश्चन नंबर तो चलिए छोड़िए, क्वेश्चन लिख देंगे पहले, उसके बाद अपना प्रश्न लिखेंगे तो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, हम सर्च करने में आसानी रहेगी। क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, कमेंट इतने होते हैं, कई बार सवाल छूट जाते हैं, तो इससे सवाल हमारे अलग रेडी हो जाएंगे तो आसानी रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हम काम जारी रखें, यात्रा चलाते रहें। और जब भी मैं देरी करता हूँ उसके लिए अभी भी क्षमा मांगूंगा कि मैं देरी हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, लेकिन कंटेंट मैं देता रहूँगा, आता रहूँगा, परमात्मा ने चाहा तो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ज्योतिष संबंधित और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ, या इसी विषय के साथ जिसमें हम अब क्या डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्या होगा जब एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह आपके लिए कारक बन जाएगा। बढ़िया विषय है, बड़ा समझने में भी आसानी रहेगी और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी विषय की तरह। उसमें कुछ और अच्छी चीज़ें भी और जुड़ जाएंगी, तो उसको हम अगले आने वाले 2-3 वीडियो में उसको कवर करते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।